हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 11th की जो आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके ऑथर हैं विलियम सारोयन। आइए अब करते हैं चैप्टर की एनालिसिस और सीखते हैं क्या है चैप्टर में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। चलो आइए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑथर के बारे में, ठीक है। इसके ऑथर हैं विलियम सारोयन, बोर्न 1908 एंड डाइड इन 1981, वाज एन अर्मेनियन अमेरिकन नॉवलिस्ट। अब ये अर्मेनिया का भी है और अमेरिका का भी है। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है प्यारे बच्चों कि इनका जो जन्म है, जो इनका बर्थ है वो अर्मेनिया में हुआ। अर्मेनिया एक एशियन कंट्री है, रसिया और टर्की के बीच, ईरान से ऊपर पड़ता है। आप वर्ल्ड मैप में देखिए, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो इनका जो बर्थ है वो अर्मेनिया में हुआ और जो लाइफ का कुछ पार्ट है, जैसे उनका जो चाइल्डहुड है वो अर्मेनिया में बीता। उसके बाद ये माइग्रेट कर गए अमेरिका में, और अमेरिका में जाके ही इन्होंने ये सारी स्टोरीज लिखी हैं। तो इसीलिए ये अर्मेनियन और अमेरिकन नॉवलिस्ट बन गए, ठीक है। ये नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट का मतलब जो ड्रामा लिखता है वो भी लिखे इन्होंने, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं। ही वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज़ फॉर ड्रामा इन 1940। एक्चुअल में जो पुलित्जर प्राइज़ है वो जर्नलिज्म में मिलता है। जर्नलिज्म मीन्स पत्रकारिता में मिलता है जर्नलिज्म में, परंतु लिटरेरी जो वर्क्स हैं उनके लिए भी दिया जाता है। एंड इन 1943 वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, और इनको अकेडमी अवार्ड मिला। अकेडमी अवार्ड क्या? ऑस्कर अवार्ड। आपको पता होगा जो यूरोपियन मूवीज़ हैं या वर्ल्ड ओवर जो मूवीज़ बनती हैं उनमें सभी को मिल सकता है, परंतु ज़्यादातर जो यूरोपियन मूवीज़ हैं उन्हीं को मिलता है। फॉर द फिल्म द ह्यूमन कॉमेडी। ये इन्होंने क्या इस ह्यूमन कॉमेडी में कोई एक्टिंग की है? क्या ये उसके पार्ट थे? ये उसके पार्ट थे। किस तरह से? इन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं वो कई कैटेगरी में मिलते हैं, जैसे बेस्ट डायरेक्शन के लिए, बेस्ट इफ़ेक्ट्स के लिए, बेस्ट ड्रेस के लिए, म्यूज़िक के लिए, बहुत कैटेगरी में मिलते हैं। परंतु इनको किसके लिए मिला था? स्क्रिप्ट के लिए, जो स्टोरी राइटिंग थी उसके लिए। वैन द स्टूडियो का मतलब जो पिक्चर या जो मूवी को शूट करते हैं, बनाते हैं, जब उन्होंने इसकी इस मैन्युस्क्रिप्ट को, मैन्युस्क्रिप्ट होती है, मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो हैंड रिटन कॉपी होती है किसी भी नोवेल की या किसी भी वर्क की, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो मूवी बनाने वाले थे, डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इसके ऊपर मूवी नहीं बना सकते। तो उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग की, और एडिटिंग करने के बाद ये मूवी बन गई। परंतु जो उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट को इसने क्या किया, एक 240 पेज की नोवेल में इसको टर्न कर दिया। इस नोवेल लिख डाली जिसका नाम है द ह्यूमन कॉमेडी। अगर आपको टाइम लगता है तो इसको पढ़ना, क्योंकि जो इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और भी पढ़ें, ताकि उनकी एक ग्रेट इंसाइट या जो एक एक्यूमेन है वो डेवलप हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज में। और जब हमारी रीडिंग हैबिट होती है तो हर चीज़ इम्प्रूव होती है। स्पेलिंग हो गया, हमारी राइटिंग स्टाइल हो गया, या जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है वो हमारा इम्प्रूव हो जाता है, और आपकी राइटिंग जो है वो मोर इम्प्रेसिव, मोर इफ़ेक्टिव बन जाती है। तो टाइम लगे तो इसको ज़रूर पढ़ना। सारोयान रोट एक्सटेंसिवली, उन्होंने विस्तृत, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बड़े स्तर पर, अबाउट द अर्मेनियन इमिग्रेंट लाइफ। और अर्मेनियन इमिग्रेंट का मीनिंग क्या है कि इन्होंने अर्मेनिया को छोड़ के और अमेरिका में ये माइग्रेट कर गए। तो अमेरिका के लोगों के लिए ये क्या है, इमिग्रेंट हो गए। आगे बात समझ लें, जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है तो उस देश के जो लोग हैं उनको, आने वाले लोगों को इमिग्रेंट की नज़र से देखते हैं।
तो ये कहाँ पे जाके बसे अमेरिका में? कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो कैलिफोर्निया के लोगों के लिए ये क्या हो गए? एक इमिग्रेंट हो गए। मैनी ऑफ हिज स्टोरीज, बहुत सारी उनकी जो कहानियाँ हैं एंड प्लेज और जो ड्रामा उन्होंने लिखा है, आर सेट इन हिज नेटिव फ्रेस्नो, जो उनका नेटिव विलेज है या जो नेटिव सिटी है, टाउन है आर्मेनिया में, वो क्या था? फ्रेस्नो। तो इनका मतलब, इसका मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेस्नो में हुआ था। ठीक है, तो इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उन सब में इन्होंने जो सेटिंग दी है, बैकग्राउंड दिया है, वो कहाँ का दिया है? फ्रेस्नो का। आइए अब इस चैप्टर की सेटिंग और जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्या है वो? समवेयर इन आर्मेनिया, आर्मेनिया का मतलब है समवेयर का मीनिंग यहाँ पे फ्रेस्नो। आर्मेनिया में जो एक शहर है फ्रेस्नो, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है? अपनी राइटिंग्स को सेट किया है, अपने स्टोरीज़ का बैकग्राउंड दिया। तो ये देख सकते हैं आप आर्मेनिया, एक साइड रशिया लगता है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ये आर्मेनिया, इधर तुर्की है, ईरान है। तो ये एक एशियन कंटिनेंट जो है उसके अंदर ये कंट्री पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने सेट किया हुआ है। दूसरा देखते हैं हम कि इसकी थीम क्या है चैप्टर की। थीम चैप्टर के अंदर जो एक भाव या जो एक इमोशन रन करता है उसको हम थीम बोलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का भाव क्या है? इन्फ्लुएंस, प्रभाव ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या है कि हमें माँ बाप से जो गुण मिले हैं, एक बच्चे के अंदर माता से और पिता से जो गुण आते हैं उनको हेरिडिटरी बोलते हैं। मतलब माँ बाप का जो हमारे जीवन पर असर पड़ता है, उनके क्रोमोसोम जब हमारे शरीर में आते हैं या उनके क्रोमोसोम की वजह से जब हमारा शरीर बनता है तो उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे माँ बाप की तरह दिखते हैं। ठीक है, वो हेरिडिटरी होता है। एंड एनवायरनमेंट, मतलब जन्म होने के बाद उसको कैसा माहौल मिला और उसका पालन पोषण किस माहौल में हुआ, ये चैप्टर इस थीम के साथ डील करता है। ठीक है, कि बच्चों के ऊपर माँ बाप से आए हुए गुणों का और जिस एनवायरनमेंट में वो पले बढ़े हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरी जो थीम रन करती है चैप्टर के थ्रू आउट, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का, इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड डिज़ायर, कि जब हम बहुत ज़्यादा लालची होते हैं किसी चीज़ के प्रति, हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है किसी चीज़ को पाने की, उस समय ऑनेस्टी की हमारे अंदर क्या वैल्यू रह जाती है, क्या हम उसको महत्व देते हैं या नहीं देते हैं, ये थीम भी चैप्टर के अंदर रन करती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप नोट कीजिए, अपने आंसर्स में इनको रिपीट कीजिए, यू विल गेट गुड मार्क्स। अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जो मेन कैरेक्टर्स हैं अरम और मुराद ही हैं इसमें। अरम द ऑथर हिमसेल्फ, आम का जो कैरेक्टर है वो खुद ऑथर है। ठीक है, इन्होंने अपने बारे में ही बताया है जब ये बच्चे थे, कितने साल के? 9 ईयर ओल्ड। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? गैरोग्लेनियन फैमिली। फैमिली का मतलब हमारी फैमिली नहीं, जैसे एक छोटा परिवार होता है 5-7 आदमियों का, नहीं। फैमिली का मतलब एक कम्युनिटी, एक जाति। तो गैरोग्लेनियन जाति से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इस जाति के बारे में आर्मेनिया में क्या कहा जाता था कि ये जाति ऐसी है कि इसके लोग चाहे कितने भी गरीब हों, चाहे भूख से मर रहे हो, स्टार्विंग हो, ठीक है, और किसी भी डिफ़िकल्टी में हो, वे लोग कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। दे वुड नेवर स्टील एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एंड दे विल नेवर थिंक ऑफ कॉजिंग एनी हार्म टू एनीबडी। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ पुअर और हाउ स्टार्विंग दे आर। ठीक है, मुराद जो है ये अरम का कज़न है। किसका? अरम का कज़न। ठीक है, कज़न का आपको पता ही होगा, चचेरा भाई होता है। एक बात और ध्यान रखिए, कज़न जब आप लिखते हो तो इसके बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखा जाता। ठीक है, अगर आप लिखते हो कज़न ब्रदर, ये इनकरेक्ट हो जाता है, सुपरफ्लुएंट एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, मुराद जो है वो भी आर्मेनियन बॉय है, 4 ईयर्स ओल्डर देन अरम। अरम से 4 साल बड़ा, इसका मतलब 13 ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है, ये अरम का चचेरा भाई है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। जॉन बायरो एक आर्मेनियन फार्मर है, इसका जिक्र हम चैप्टर की सिनॉप्सिस में करेंगे। अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। और अंकल खोसरो भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। यह एक गुस्से वाला और कंफ्यूज सा आर्मेनियन मैन है। मतलब किसका? अरम का
चाचा है ये, ठीक है, अरम का अंकल है खोसरो, ठीक है, ये देख सकते हो आप, खोसरो, जॉन बायरो, ये मुराद है। अगर मुराद ऐसा होगा तो अरम जो है इसे 4 साल छोटा है, थोड़ा छोटा मिलेगा, ठीक है। आइए अब चैप्टर की सिनॉप्सिस देख लेते हैं, क्या है चैप्टर में। सिनॉप्सिस का मतलब होता है बच्चों सार, ठीक है। हम यहाँ पे सिनॉप्सिस ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और शायद आपको वर्ड टू वर्ड जो एक्सप्लेनेशन है उसमें चैप्टर आपके माइंड में ठीक से बैठता भी नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है। परंतु मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट को ज़रूर पढ़िए, बिकॉज व्हेन वी रीड टेक्स्ट वी गेट इनटू द gist of the chapter and we learn new words, clear, we understand new sentence structures। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, उससे आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो इनरिच हो जाती है, वो एलिवेटेड हो जाती है, ठीक है। अरम इज़ अस्लीप, तो चैप्टर जब शुरू होता है तो अपने कमरे के अंदर क्या है, अरम सो रहा होता है, ठीक है, अरम सो रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये सो रहा होता है, वेक सब जगता है, व्हेन हर्ड जब उसको सुनाई देता है, नॉकिंग एट द विंडो पेन, इसकी खिड़की के ऊपर जब इसको नॉकिंग की आवाज़ सुनती है तो वह जगता है, सरप्राइज हो जाता है जैसे ही वह खिड़की के बाहर देखता है, सरप्राइज टू सी मुराद राइडिंग ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि उसका जो कज़न है, चचेरा भाई है, वह एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े की राइड कर रहा है, सवारी कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। कुड नॉट बिलीव हिज आइज, वह अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाता, एज दे कुड नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि जो घोड़ा है वो एक अमीरी कह सकते हो या एक एफ्लुएंट पीपल का सिंबल है, ठीक है। मतलब घोड़े को सफ़ेद घोड़ा रखना किसी गरीब के बस की बात नहीं थी उन दिनों में, ठीक है। तो ये जो सफ़ेद घोड़ा है ये एक एफ्लुएंट क्लास जो पीपल है उसको शो करता है। अब ये बिलीव नहीं कर पाया अपनी आँखों को, क्योंकि घोड़ा उनके पास होना इसका मतलब या तो मुराद ने उसको चोरी किया है, ठीक है, या फिर कहीं से उनके पास इतना पैसा आ गया कि मुराद ने घोड़ा खरीद लिया है। तो पैसे आने की तो बात बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो गैरोगलेनियन फैमिली है, जो गैरोगलेनियन फैमिली है वो आर्मेनिया की सबसे गरीब कम्युनिटी या जाति में काउंट होती है। तो इनको तो खाने के लाले पड़े रहते हैं, तो घोड़ा आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए वह अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाया, ठीक है। मुराद आस्क्ड अरम टू कम विद हिम इफ़ ही वांटेड टू हैव ए राइड। अब अरम क्या है, मुराद से क्वेश्चन करता है कि कहाँ से आया घोड़ा, किसका है, अपना तो है नहीं है डेफिनेटली। तो मुराद उसको बोलता है कि तुझे आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं, अगर तुझे राइड चाहिए तो आओ, मैं अलाउ करता हूँ तुम्हें राइड करने के लिए इस घोड़े को, परंतु क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है। तो अभी ये जो अरम है इसकी कंसाइंस में एक बात आती है कि यार हमारी फैमिली तो सबसे ऑनेस्ट है और ये मुझे घोड़े की सवारी करने के लिए बोल रहा है, क्या मुझे सवारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो एथिक्स हैं, जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं, क्या वो तो हर्ट नहीं हो जाएंगी। परंतु अभी ये बच्चा है, आराम एक चाइल्ड है, और उसके लिए जो वर्ल्ड है बड़ा फैसिनेटिंग अभी, क्योंकि जो बच्चा होता है अभी उसको अमीरी का गरीबी का पता ही नहीं है, उसके लिए तो संसार पूरी रोचक चीज़ों से भरा हुआ है। तो अब कंसाइंस तो काम किया, परंतु उसकी जो कंसाइंस है वो हार जाती है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा है, बच्चा हमेशा अपनी ग्रीड के लिए, अपने डिज़ायर के लिए जाता है, वो नहीं सोचता कि ये गलत है या ठीक है। उसके अंदर इतनी जो विट्स हैं वो होती नहीं कि वो डिफरेंस कर पाए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब ये घोड़े की सवारी करने के लिए निकल पड़ता है। दे टेक राइड ऑन द हॉर्स, वे घोड़े की सवारी करते हैं, एंड लॉस्ट इट इन द ऑर्चार्ड्स ऑफ फेटजीवन। अब मुराद तो राइड करके आ गया, जब अरम का नंबर आता है तो घोड़े पर बैठता है, और जो वाइन यार्ड्स हैं फेटजीवन के, ठीक है, वाइन यार्ड, वाइन का मतलब अंगूर की बेल, यार्ड्स का मतलब खेत, तो जिन खेतों में अंगूर की बेल उगाई हुई है उन खेतों के बीच से घोड़े को दौड़ाते हैं, ठीक है। और ये किसके खेत हैं, फार्मर फेटजीवन के, ठीक है। परंतु होता क्या है,
जब अरम घोड़े की राइड कर रहा होता है तो इसको राइडिंग करनी आती नहीं, घोड़ा इसको नीचे फेंक देता है, ये गिर जाता है और घोड़ा भाग जाता है। ठीक है, मुराद फिर जाता है, घोड़े को ढूंढ के लाता है और वे ऐसा 6 महीने तक करते हैं। घोड़े को छुपा देते हैं हर रोज़ फेटजीवान की जो बार्न पड़ी है, बार्न का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पशुओं को बांधते हैं यूरोप में, ठीक है, वहाँ पे घोड़े को 6 महीने तक रखते हैं और लगातार इसकी सवारी करते रहते हैं। क्योंकि अरम जो है मुराद से पूछता है कि वो क्या घोड़े को वापस देगा, तो मुराद बोलता है कि कुछ वीक की राइडिंग करने के बाद वह घोड़े को वापस कर देगा। परंतु अरम क्या बोलता है कि नहीं मुराद, अभी ऐसा नहीं करना है, जब तक मैं ठीक से इसको राइड करना ना सीख जाऊं तब तक इसको वापस नहीं करना है। यही कारण है कि उन्होंने 6 महीने तक इस चुराए हुए घोड़े को अपने पास रखा, छुपा के। हर रोज़ मॉर्निंग में करते हैं ये, सनराइज से पहले, लोगों के उठने से पहले सवारी करते हैं उसको राइड करते हैं और उसके बाद ले जाके इसको छिपा देते हैं। तो 6 महीने तक ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। अरम सीख गया है अब इसकी सवारी करना। अब होता क्या है, एक दिन जब वे घोड़े की राइड करके उसको वापस लेके आ रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात जॉन बायरो से होती है। जॉन बायरो क्या है, इस घोड़े का असली मालिक है। ठीक है, जॉन बायरो क्या है, असली मालिक है। परंतु होता क्या है, बायरो कुड नॉट रियलाइज, नहीं पहचान पाता, इट वॉज हिज हॉर्स, के है उसका घोड़ा था। क्यों नहीं पहचान पाया? देखो, अगर हमारी कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है और हमें मिलती है तो हम एक नज़र में उसको पहचान लेते हैं कि मेरी है। परंतु यहाँ पे बायरो कंफ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज द बॉयज बिलोंग टू गैरोगुलेनियन फैमिली, क्योंकि जो लड़के थे ये गैरोगुलेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो फैमिली है अपनी ऑनेस्टी के लिए क्या थी, फेमस थी। तो बायरो घोड़े के मुंह में भी देखता है, ठीक है, देखने के लिए कि क्या है, उसका घोड़ा है, और मुंह में देखकर बोलता है कि आई कैन स्वीयर ऑन गॉड इफ़ यू वर नॉट द बॉयज बिलोंगिंग टू गैरोगुलेनियन फैमिली द हॉर्स वाज माइन, कि घोड़ा उसका था यदि ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते होते। तो वह मतलब अपनी चीज़ को भी नकार देता है कि उनकी है। तो इनकी जो फेम है ऑनेस्टी के लिए वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि लोग बिलीव करते हैं कि ये लोग ही किसी को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, अब बायरो क्या करता है, अरम की मदर के पास जाता है और अंकल खोसरो के पास जाता है उनसे मिलने के लिए, एंड टेल्स देम द लॉस ऑफ हॉर्स 6 months ago, और उनको बताता है कि 6 महीने हो गए हैं उसका घोड़ा खोए हुए, चोरी हुए, अभी तक नहीं मिल पाया है। अब उसके पास एक गाड़ी बच गई है, सरी, घोड़े के पीछे जो गाड़ी जुड़ती है, घोड़ा मतलब गाड़ी, उसको सरी बोलते हैं, कि उसके पास सरी है। अब उसका क्या यूज है यदि घोड़ा ही नहीं है। अब बायरो की ये बातें सुन के अंकल खोसरो जो है, जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, गुस्सा हो जाता है और हमेशा बोलता रहता है कि इट इज़ नो हार्म, कि इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसके बारे में ध्यान मत दो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, एज हिज टैग लाइन, क्योंकि ये इसकी एक टैग लाइन है, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो, खोसरो जो है वो यही लाइन बोलता है। वो ये लाइन क्यों बोलता है? क्योंकि वह भी कंफ्यूज्ड है, वो थोड़ा सा इनसेन हो गया है। इनसेन का मतलब जिसका दिमाग चल जाता है, पगला जाता है, इनसेन हो गया है। अब ये इनसेन क्यों हुआ, स्टोरी में तो ओपनली डिस्कस नहीं हुआ है, परंतु हम इसका कारण जान सकते हैं। क्योंकि जो अंकल खोसरो है या जो गैरोगुलेनियन फैमिली है, उन्होंने अपनी सारी लैंड्स और जो उनके होम्स थे वो सब खो दिए हैं। क्या कारण रहा, क्या रीज़न रहा कि इनसे इनकी ज़मीन छीन ली गई है, इनको बेघर कर दिया गया, ये क्लैरिफाई नहीं किया गया स्टोरी में। परंतु हम अजम्पशन कर सकते हैं कि शायद कोई वॉर है, शायद इनका अज़रबैजान के साथ वॉर था, उस वॉर में इन्होंने अपनी सारी ज़मीन और जो होम्स थे वो खो दिए। अज़रबैजान की जो फोर्सेस थी शायद उन्होंने इनको वहाँ से खदेड़ दिया, इनको एक्सपेल कर दिया। इसलिए अंकल खोसरो जब उसका घर और उसकी ज़मीन छिन गई तो थोड़ा इनसेन हो गया, उसका दिमाग थोड़ा पगला गया। ठीक है, और इसका एग्जांपल हमें मिलता है कि एक दिन अंकल खोसरो जब बार्बर शॉप पे हेयर कट करा रहा था, बार्बर शॉप पे, तो इसका जो सन है अंकल खोसरो का, कम्स देयर, वहाँ पे आता है, एंड टेल्स हिज फादर, बताता है कि फादर आवर हाउस इज़ ऑन फायर, कि हमारा जो घर है उसमें आग लगी हुई है। तो अंकल खोसरो पेज गिव्स नो रिएक्शन टू इट, एंड अगेन
सेज इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। मतलब इतना इसका दिमाग पगला गया है कि इसके घर में आग लगी हुई है, परंतु फिर भी ये बोलता है कि कोई बात नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो इससे प्रूव हो जाता है कि अंकल खोसरो का दिमाग जो है अभी बैलेंस में नहीं रहा। द बॉयज रिटर्न द हाउस टू इट्स ओनर बाय लीविंग इट इन बायरोज फार्म। जो लड़के हैं 6 महीने बाद बायरो के फार्म में इसको क्या कर देते हैं, हॉर्स को रिटर्न कर देते हैं। अब होता क्या है कि मुराद का जो कैरेक्टर है, मुराद इज कंसीडर्ड क्रेजी, इज कंसीडर्ड क्रेजी। मुराद जो है उसको, या जो लोकेलिटी है, जो इनका टाउन है, उसमें क्रेजी माना जाता है, क्योंकि मुराद जो है, जो अनयूजुअल थिंग्स हैं, अनयूजुअल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्रीचर्स हैं, उनमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। अब बच्चा है, बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मुराद उसी तरह का बच्चा है, उसको नई नई चीज़ें करने में, या जो अनयूजुअल चीज़ें हैं उसको करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। और इसका एग्जांपल हमें कब मिलता है, जब ये लड़के इस घोड़े को रिटर्न करने जा रहे होते हैं, बायरो को उसके फार्म में बांधने जा रहे होते हैं, तो जो बायरो के जो डॉग्स हैं वो उनके ऊपर बाग करते हैं, तो अरम क्या है, डर जाता है, अरम फ्राइटेंड हो जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है। तो जो मुराद है अरम को बोलता है कि डोंट बी फ्राइटेंड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। अब उसको घोड़े को भी संभालना आता है, कुत्तों को भी संभालना आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुराद जो है एक नेचर अबाइडिंग चाइल्ड है, जिसको नेचर में रहना बड़ा पसंद है, ठीक है। इसलिए वो ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नेचर, और नेचुरल क्रीचर्स जैसे डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, या हॉर्स था, एनिमल्स जो भी हैं, उनके साथ उसको कम्युनिकेट करना आता है। एंड दीज एनिमल्स अंडरस्टैंड हिम एंड कोऑपरेट विद हिम। तो जो कुत्ते हैं वो चुप हो जाते हैं और वो बड़े चुपके से हॉर्स को रिटर्न कर देते हैं। अभी चैप्टर के एंड में अरम जो है देखता है मुराद टेंड कर रहा है, मतलब केयर कर रहा है एक वुंडेड बर्ड की, एक घायल पक्षी की जिसका पंख टूट गया है। एज ही लव्स एनिमल एंड हैज़ ए वे विद देम, क्योंकि वह जानवरों को प्यार करता है और उनसे निपटना आता है, ठीक है। मतलब वह उनके साथ कम्युनिकेट करता है। और वह क्या करता है कि कुछ दिन की ट्रीटमेंट के बाद या केयर के बाद ये जो वुंडेड बर्ड है ये हील हो जाता है, इसका पंख ठीक हो जाता है और यह अपनी फ्लाइट भर देता है, उड़ जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। और ये जो लाइनें मैंने लिखी हैं या जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की है, इन्हीं चीज़ों को आप अपने सभी आंसर्स में यूज़ कीजिए। मैंने एक इंसाइट आपको चैप्टर में दे दी है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप टेक्स्ट को पढ़िए, आपको जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। एंड यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स प्लेइंग इन दिस चैप्टर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपके लिए, अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। थैंक यू वेरी